नमस्कार, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका एपीएस में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड चैप्टर लाए हैं जो कि नियर अबाउट आज के डेट में हर एक युवा, हर एक व्यक्ति जो पढ़ाई भी कर रहा है या हर एक व्यक्ति जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, हर व्यक्ति के मन में एक हर्ष में विचार रहता है कि आखिर जिलाधिकारी का पद कितना आकर्षक होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति का सपना होता है, आज के डेट का सपना होता है कि मैं, या पिता का स्वप्न होता है उसका पुत्र, या और लोगों का अपने संबंधियों के विषय में, या जो पढ़ रहे हैं उनके सेल्फ के विषय में कि जिलाधिकारी का पोस्ट कितना महत्वपूर्ण होता है, कैसे उस पोस्ट को पाया जा सके। तो आज हम लोग जिलाधिकारी का पद, उनके कार्य, उनकी शक्तियों इत्यादि हर एक विषय में डिस्कस करेंगे। हमने इसको ज़्यादा नहीं, कुछ पॉइंट्स हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले तो हम जिलाधिकारी के विषय में जानेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम जिला प्रशासन की ऐतिहासिकता देखेंगे, फिर जिलाधिकारी का पद एवं भूमिका निर्वहन देखेंगे, फिर उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें देखेंगे, फिर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन एक जिलाधिकारी किन किन रूपों में करता है वो देखेंगे। इनके अलावा और अन्य कार्य क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर स्वतंत्रता के पश्चात जिलाधिकारी के कार्यों की क्या भूमिका रही है उस पर डिस्कस करेंगे, और लास्ट में देखेंगे कि एक जिला स्तरीय शासन पर जिलाधिकारी का किस तरह से नियंत्रण होता है। इन सारी बातों पर देखेंगे, और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिलाधिकारी का जो पद रहा है उसमें हरासमेंट आया हुआ है या उसमें और ज़्यादा पावर आया हुआ है। ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक, ठीक है, जिलाधिकारी। तो प्रारंभ से ही हम जानते हैं कि जिलाधिकारी एक आकर्षक और महत्व का पद रहा है। जिलाधिकारी चूंकि पूरे जिला प्रशासन की धुरी होता है, जिलाधिकारी ये क्या होता है, ये जिला प्रशासन की धुरी होता है, ठीक है। हम एक पॉइंट्स और कर सकते हैं कि जो जिला प्रशासन होता है वह एक प्रकार से जिले की सरकार होती है, ठीक है। और जिला प्रशासन एक ऐसा महत्वपूर्ण एक पार्ट है जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हर एक सरकार के निर्देशन को क्रियान्वित करता है। और इसके साथ साथ जिला प्रशासन का प्रमुख जिलाधिकारी होने के नाते जिलाधिकारी के पास वो तमाम शक्तियां होती हैं जो एक जिले के हर एक कार्यक्रम, एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन हम देखेंगे कि जिलाधिकारी का जो पद है वह प्रारंभ से ऐसे ही रहा है या धीरे धीरे उसमें विकास हुआ है, ठीक है। जिलाधिकारी की हम बात करें तो जिलाधिकारी का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है, और जो इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है वह सचिव होता है। जिलाधिकारी इसका राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, और इसका प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है, ठीक है। जिलाधिकारी एक जिला प्रशासन का प्रमुख होता है, और यह जिला प्रशासन जैसा शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर हम बात करेंगे। एक्चुअल में क्या होता था कि ये फ्रांस से लिया गया एक व्यवस्था है, और फ्रांस में प्रीफेक्ट होते थे जिनको हम अपने यहाँ जिलाधिकारी के रूप में कहते हैं। तो फ्रांस की जो प्रीफेक्ट की व्यवस्था होती थी उसी को अंग्रेजी शासन ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इंडिया में क्या हुआ कि कलेक्टर के रूप में यहाँ पर उसको स्थापित किया। जैसे वहाँ पर जो क्या होता है, प्रीफेक्ट के जो उनका जो कार्यालय होता है, क्षेत्र होता है, उसको प्रीफेक्टर कहा जाता है। ठीक उसी तरह से भारत में उसको क्या कहा गया, डिस्ट्रिक्ट कहा गया, और उसके जो प्रमुख होते हैं जिनको हम जिलाधिकारी कहते हैं उनको क्या गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा गया। प्रारंभ में कलेक्टर के रूप में होते थे,
ठीक है। कलेक्टर मींस कलेक्ट करने वाला, कर को संग्रह करने वाला, कर का संग्रह करने वाला कलेक्टर होता है। ठीक है। तो प्रारंभ में यह जो जिलाधिकारी था एक कलेक्टर के रूप में होता था। कंपनियां जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब उन्हें यहाँ पर कंपनी को व्यापार का अधिकार मिला तो उन्होंने क्या किया कि पूरे क्षेत्र को उन्होंने व्यापारिक दृष्टि से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको उन्होंने सीमांकन किया, और उसी जो एक सीमांकित क्षेत्र को क्या कहा गया, जिला कहा गया, और जो वहाँ का प्रमुख अधिकारी हुआ उसे क्या कहा गया, कलेक्टर कहा गया। ठीक है। और आगे आकर के 1772 में आपको पता है यहाँ पर 1772 में भारत का जो गवर्नर जनरल बन गया है उसका क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में उन्होंने क्या किया कि अब इस कलेक्टर को उन्होंने कर संग्रह के साथ साथ उन्हें और अधिकार और शक्तियां प्रदान कर दी। अब उनके पास क्या हुआ, कर संग्रह तो था ही, ठीक है, कर संग्रह तो रहेगा ही, इसके साथ साथ कानून और व्यवस्था। इस तरह से अब उसके पास कानून और व्यवस्था जैसे और कार्य, और इसके साथ साथ उसको और शक्तियां प्रदान की गई, और तब से अब क्या हुआ कि यह अब एक जिलाधिकारी के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जिला प्रशासन जिसके हाथ में पूरे जिले की एक जो नियंत्रण शक्ति होती है, केंद्र सरकार के जो भी उनके क्या निर्देश हैं, राज्य सरकार के जो भी निर्देश हैं, जो भी आर्थिक प्रोग्राम्स एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाए जाते हैं, उन सभी कार्यों का क्रियान्वयन जिलाधिकारी अपने लेवल पर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी का पद कितना ही एक दायित्वपूर्ण होता है और कितना ही बड़ा जवाबदेह होता है। तो जिलाधिकारी एक दायित्वपूर्ण और जवाबदेह पोस्ट होता है, पद होता है, और उन पर जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा पोस्ट होने के साथ साथ उनके पास बहुत अधिक शक्ति भी होती है। वो आगे चल करके हम उस पर अध्ययन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, जिलाधिकारी के जिला प्रशासन की ऐतिहासिकता। जिला प्रशासन की ऐतिहासिकता, ऐसा नहीं है कि ये जो जिला प्रशासन की व्यवस्था है ये आज की नई व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। अगर हम जिला प्रशासन की बात करें तो भारत में प्राचीन काल से लेकर के अब तक हर समय, ठीक है, चाहे वो आप देखेंगे बहुत पहले की बात करें मनुस्मृति में भी जिला प्रशासन की व्यवस्था की बात की गई है। मौर्य काल में हम चाणक्य के समय में बात करें, ठीक है, तो मौर्य काल में चाणक्य ने अपनी बुक अर्थशास्त्र में भी जिला प्रशासन की बात कही गई है। मौर्य काल में जिलाधिकारी को एक रज्जुक नामक अधिकारी के रूप में जाना जाता था। इससे हम अगर हम आज मध्यकाल में आ जाएं तो मध्यकाल में भी आप जैसे हम अकबर की बात ले लें तो अकबर के समय में भी जिला को सरकार नाम से जाना जाता था, सरकार के नाम से जाना जाता था, और जिलाधिकारी को फौजदार के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से जो जिला प्रशासनिक व्यवस्था या जिलाधिकारी का पोस्ट है ये कोई नया नहीं है। भारतीय व्यवस्था में प्राचीन काल से फिर मध्य काल तक होते हुए फिर आधुनिक काल में प्रचलित यह व्यवस्था है। अब यह प्रेजेंट टाइम में जो जिला प्रशासन व्यवस्था या जिलाधिकारी का पोस्ट है ये अंग्रेजों द्वारा निर्मित किया गया। इसको हमने पहले ही क्लियर किया गया कि पहले क्या होता है कर संग्रह के रूप में, बट 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे क्या किया कि कानून व्यवस्था का भी भार और बहुत सारे पद शक्ति प्रदान करके इसके पद को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। ठीक है। जिलाधिकारी का पद एवं भूमिका की बात करें, भूमिका निर्वहन की बात करें तो जिलाधिकारी का पद हमने बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जवाबदेह तथा बहुत ही जिम्मेदारियों का पद होता है। ठीक है। जिलाधिकारी
जैसा कि हमने बताया कि यह समस्त प्रशासनिक व्यवस्था को भी डील करता है। और जिलाधिकारी जो कि एक पूरे जिले की सारी व्यवस्था को, ठीक है, चाहे वो जिले का प्रशासन हो, जिले का नियंत्रण हो, जिले की कोई भी व्यवस्था हो, उसको नियंत्रित करने का जो उत्तरदायित्व होता है वह जिलाधिकारी के पास होता है। और यदि हम इसके भर्ती की बात करें, भर्ती एवं सेवा शर्तों की बात करें, तो जिलाधिकारी का पोस्ट दो तरीके से मिलता है, ठीक है। जिलाधिकारी का पोस्ट दो तरीके से मिलता है। पहला कैसे मिलेगा? पहला जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, ठीक है, यूपीएससी लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है। उस लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसको क्या कहते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करके जिलाधिकारी का पद पाया जा सकता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा जो राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवा होती है, राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवा में एक पदोन्नत के रूप में, ठीक है, पदोन्नत के रूप में भी जिलाधिकारी का पोस्ट मिलता है। तो इस तरह से जिलाधिकारी का पद इनकी भर्ती जो है वह यूपीएससी या भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण करके डायरेक्ट पाया जा सकता है, या राज्य स्तर की जो प्रशासनिक सेवा है उनके द्वारा पदोन्नत के द्वारा हमें यह पद पाया जा सकता है। लेकिन इनकी हम सेवा शर्त की बात करें तो सेवा शर्त के लिए इनके जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सब का निर्धारण केंद्र के द्वारा होता है, ठीक है। इनकी क्या सेवा शर्तें होंगी, क्या इनकी व्यवस्थाएं दी जाएंगी, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां केंद्र सरकार की होती हैं और वही इनके सारे नियम कानून बनाता है। यहाँ तक कि बिना केंद्र सरकार की अनुमति के इन्हें पदमुक्त भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। और सुरक्षा की बात करें, इनके पद की सुरक्षा की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 310 एंड 311, ठीक है, 310 एंड 311 आर्टिकल में इनके पद के विषय में, इनके अधिकार के विषय में सारी जानकारियां दी गई हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यह एक संवैधानिक पोस्ट होती है। तो निश्चित रूप से इनके पास पद के साथ साथ शक्ति भी होती है। सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इन्हें बिना केंद्र सरकार की अनुमति के राज्य सरकार हटा नहीं सकता, जबकि ये राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन। जिलाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किन रूपों में करता है? जनरली हम जिलाधिकारी के वैसे तो इनके उत्तरदायित्व बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इनको 5 प्रमुख जिलाधिकारी के जो उत्तरदायित्व हैं उनको हम 5 प्रमुख रूप में देख सकते हैं। जैसे पहला हुआ जिला प्रशासन के प्रमुख के रूप में जिलाधिकारी जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है। पूरे जिले के प्रशासन का जो भी नियंत्रण होता है, जो भी इनके द्वारा कार्यक्रम होते हैं, वो सब के सब जिलाधिकारी द्वारा निश्चित किए जाते हैं। नेक्स्ट राजस्व अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी जिले का प्रमुख संग्रहकर्ता होता है, राजस्व अधिकारी होता है। और जिलाधिकारी प्रदेश में वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होता है। जिलाधिकारी जिले के विकास अधिकारी के रूप में होता है। जनरली यह पोस्ट उसे या पद उसे स्वतंत्रता के बाद प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के पहले हमने बताया, पहले वह कर संग्रह के रूप में होता था 1772 से लेकर के स्वतंत्रता प्राप्ति तक। अब उसके पास क्या हो गए थे? कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन देखिए, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था होने के नाते स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो जिलाधिकारी है उसको ये सारे कार्यक्रम, मतलब कि कर संग्रह और कानूनी व्यवस्था, शांति व्यवस्था, इन सब के साथ साथ जिले का प्रमुख विकास अधिकारी के रूप में भी रखा गया। अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते एक जिलाधिकारी पर उसके ऊपर कार्यभार और बढ़ गया। अब उसे पूरे जिले के विकास का जो एक ढांचा होता है, जो एक व्यवस्था होती है, उसे भी बनाने का कार्यभार जिलाधिकारी के पास आ गया है।
नेक्स्ट क्या होता है, जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम दंडाधिकारी कहते हैं, जिला मजिस्ट्रेट या जिला के प्रमुख दंडाधिकारी के रूप में। ये 5 प्रमुख ऐसे पोस्ट स्वरूप हैं जिनमें जिलाधिकारी को अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना पड़ता है। इनके अलावा भी जिलाधिकारी के कई सारे कार्य, जैसे इनके अलावा क्या होता है, जिलाधिकारी जिले में जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उस लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के समय में प्रमुख रिटर्निंग ऑफिसर होता है। जिले का चुनाव के समय में हम एमपी और एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके चुनाव में प्रमुख रिटर्निंग अधिकारी के रूप में जिलाधिकारी का काम होता है। इनके अलावा जिले का जो प्रोटोकॉल का प्रमुख अधिकारी होता है, ठीक है, प्रमुख प्रोटोकॉल का प्रमुख अधिकारी भी जिलाधिकारी होता है। या हम ये कहें कि एक जिले में जितने भी कार्य होते हैं उन सब के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायित्व या अंतिम रूप से उसके नियंत्रण के रूप में जिलाधिकारी ही आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भूमिका। इसी पॉइंट पर हम बीच में यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जिलाधिकारी की क्या भूमिका थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिलाधिकारी की क्या भूमिका, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्चुअल में यदि हम उनके कार्यों को देखें तो हमें यह पता चलेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिलाधिकारी के कार्य में पहले की अपेक्षा बहुत सारा क्या वृद्धि हुई। जैसा हमने इसके पहले अभी भी बताया कि स्वतंत्रता के पहले जिलाधिकारी के पास कर संग्रह और प्रमुख रूप से कानून का व्यवस्था था, शांति व्यवस्था, ये प्रमुख कार्य उसके हुआ करते थे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश होने के नाते अब इस व्यक्ति को पूरे एक जिले के विकास के रूप में भी प्रमुख कार्यभार इसको सौंपा गया। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिलाधिकारी के जो कार्य थे, जिलाधिकारी के जो पद शक्तियां थी, वो सब के सब पहले से बहुत तेजी के साथ उसमें वृद्धि की गई। अर्थात स्वतंत्रता के बाद जिलाधिकारी के कार्य में भी वृद्धि हुई, उसके शक्ति में भी वृद्धि हुई। अब उसे समस्त कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था के साथ साथ समस्त विकास कार्य भी अब जिलाधिकारी को देखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, जिला स्तरीय शासन पर नियंत्रण की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जिला स्तरीय शासन का जो संपूर्ण नियंत्रण होता है वह जिलाधिकारी के हाथ में ही होता है। थोड़ी सी समस्या बीच में आई है, वो देखिए क्या होता है कि पहले जब यूसीजी नंबर नहीं होता था तो जिलाधिकारी सारे कार्य अपने आधार पर करता था। लेकिन जब से इस तरह की यूसीजी नंबर्स आने लगे, अब कभी कभी हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे राजनीतिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जैसे बहुत सारे एमपी हैं, एमएलएज हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के जो क्या होता है पुलिस अधिकारी या विकास अधिकारी या इन सभी लोगों से वो डायरेक्ट संपर्क करने लगे हैं। और कहीं न कहीं क्या होता है कि इनके दबाव में आकर के बहुत सारी चीज़ें, सारी बातें माननी भी पड़ जाती हैं। तो ज़रूर थोड़ा सा एक अनैतिक तरीके से हरासमेंट आया हुआ है, लेकिन नैतिक तरीके से जिलाधिकारी के पद में भी और उसके शक्ति में भी पहले की अपेक्षा वृद्धि हुई है। और हम बात कर लें कि क्या पहले जैसा आज का भी जो जिलाधिकारी है वो सारे नियंत्रण कंट्रोलिंग में रखता है, तो थोड़ा थोड़ा अगर हम विचार करें, सामाजिक रूप से सामान्य तरीके से विस्तार करें, तो हमें यह देखने को मिलेगा कि पहले क्या होता था कि जिलाधिकारी लगभग नियर अबाउट वो क्या होता था घोड़े से चलता था और जो जिला शहर होता था, जिला मुख्यालय से बाहर में निकलता था। और चूँकि वो बहुत फास्ट नहीं चलता था, तो क्या होता था कि वो जाकर के दूर जो जिला मुख्यालय से दूर के ग्राम होते थे वहाँ पर वो जाता था, रात विश्राम करता था। तो रात विश्राम करने से क्या सबसे बड़ी फायदा क्या होता था कि वहाँ के जो ग्रामीण होते थे उन वहाँ रहने वाले लोगों की क्या समस्याएं हैं, उनके मूलभूत समस्याओं के विषय में जानता था। या प्रतिदिन वो कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में उसका आना जाना होता था और रात्रि विश्राम के समय विशेष रूप से वह वहाँ
की जो समस्याएं हैं उससे अवगत होता था और समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता था। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में हम जानते हैं जिलाधिकारी वो अम्बेडकर कार से चल रहा होता है, तेज गाड़ियों से वो चल रहा है, अच्छी रोडें हैं, ये अच्छी बात है, सब कुछ अच्छा है। अब क्या होता है कि जिलाधिकारी क्या होता है कि कुछ ही समय के लिए वो जिला मुख्यालय से बाहर निकलता है, फिर रिटर्न अपने ऑफिस में आ जाता है। कभी कभी तो देखा जाता है कि वह जिले के कम ही क्षेत्रों का दौरा भी करता है, जिससे वो जो ग्रामीणों की जो एकदम बेसगत जो समस्याएं हैं उसको कभी कभी ऐसा देखा गया है कि वो समझने में थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होती है, जिससे लोग उस पद से दूर भी थोड़ा सा होना चाहते हैं, डर उनके अंदर डर भी बना रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। जिलाधिकारी जब से स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करें तो वो एक अधिकारी के रूप में जरूर था, लेकिन यदि हम स्वतंत्रता प्राप्ति की बात करें, जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत हम शासित हो रहे हैं और डीएम के पास, जिलाधिकारी के पास क्या है कि विकास कार्य भी आ गए हैं, तब से अब वह जनता, जिले की जनता का मालिक नहीं बल्कि उनका सेवक है। तो ऐसे रूप में निश्चित रूप से कि जो जिलाधिकारी है उसे अपने पूरे जिले के अंतिम क्षेत्र तक के लोगों की समस्याओं को समझना चाहिए, और है भी, ऐसा भी नहीं है भी। आज कल के डेट में भी तो जिलाधिकारी इस तरह से महत्वपूर्ण अपने कार्य करते हैं कि पूरे जिले का, आप समझ सकते हैं, पूरे जिले का संचालन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सारी जिम्मेदारियों को रखना, और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सारी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह होना, ये सबसे बड़ी बात है। तो जिलाधिकारी का पद आपने देखा कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जिम्मेदारियों से भरा हुआ पद है और समस्याओं से भी भरा हुआ पद है, लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान करना यही जिलाधिकारियों का प्रमुख कार्य भी है और एक आकर्षक पद भी है। इस तरह से जिलाधिकारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट रहा है, पद रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज हम जिलाधिकारी के विषय में जाने समझे, और भी जो कुछ आगे होगी हम आपके बीच में शेयर करते हैं। धन्यवाद।